फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हबीब जालिब बेहद मशहूर शायर, उनकी ये लाइन जहन की लूट का जो जिक्र उन्होंने किया है, वही जहन की लूट जिसको जॉर्ज ऑरवेल ने कहा, एक ऐसे सोसाइटी, एक ऐसे समाज की परिकल्पना उन्होंने की 80 के दशक में, जिस परिकल्पना में जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, सिर्फ उसके अधिकारों नहीं बल्कि उसके सोच, उसके मन मस्तिष्क पर भी सरकारें कब्जा करना चाहेंगी। आज वही हालात भारत में नजर आ रहे हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ त्रिपुरा का, जिसमें 101 लोगों पर आतंकवाद निरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने का पुलिस इरादा बना रही है। 70 लोगों के खिलाफ, 71 लोगों के खिलाफ बाकायदा पुलिस केस दर्ज कर लिया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA जो बनाया गया था इसलिए क्योंकि आतंकवाद को रोकना था, आतंकवादी निरोधी कानून था। इन 101 लोगों में 100 लोग सिर्फ एक ही समुदाय के हैं, वो है अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय, और एक पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह। तो आप ये देखिए कि ये वो लोग हैं जो त्रिपुरा पर जिन्होंने ट्वीट किए, जिन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स जारी की। इन लोगों में पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आम लोग हैं, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 2 वकील ऐसे हैं जो कि त्रिपुरा गए, उन्होंने वहां से तथ्यों की जानने की कोशिश की कि आखिर त्रिपुरा का सच क्या है। श्याम मीरा सिंह ने सिर्फ इतना लिखा कि त्रिपुरा जल रहा है, त्रिपुरा इज बर्निंग, और इस वजह से उनका नाम इस मुकदमे में शामिल कर लिया गया। आप जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में जिस तरह से एक सेंसेशनलिस्ट तरीके से, बिल्कुल क्यों सेंसेशन फैला, उसकी भी वजह यह है क्योंकि तथ्य नहीं मिल रहे थे। वहाँ पर जिस तरह की खबरें आई कि जो भगवा संगठन है कई, वो वहाँ पर रैलियाँ निकाल रहे थे क्योंकि बांग्लादेश में अत्याचार हुआ जो हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय है उसके खिलाफ, और उससे नाराज़ होकर यहाँ पर त्रिपुरा में उन्होंने रैलियाँ निकाली। न सिर्फ के रैलियाँ निकाली बल्कि जो मुस्लिम घर हैं, दुकानें हैं, मस्जिदें हैं, उनमें तोड़ फोड़ की, और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स यहाँ तक भी कह रही हैं कि कुछ आगजनी की भी घटनाएं हुई। तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, उनमें कम से कम ये कहा जा सकता है कि 12 मस्जिदें, 9 दुकानें, 3 घर जो कि एक ही समुदाय से जुड़े हुए थे त्रिपुरा में, वो रैलियों के दौरान इन जो लोग थे, ये जो ये आपको मैं बता रही हूँ अलग अलग जगहें, इनके ऊपर हमले की ये वारदातें हुई इस गुस्से में, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा था उसका जवाब त्रिपुरा में दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह का घटनाक्रम पेश आ रहा था तो त्रिपुरा की सरकार और त्रिपुरा की पुलिस तथ्यों को, सच को दबाने की कोशिश कर रही थी। जब आप सच दबाते हैं, जब आप तथ्य दबाते हैं, जिस जहन की लूट का जिक्र हबीब जालिब कर रहे हैं, जिस सोच पर पूरे तरीके से नियंत्रण की बात जॉर्ज ऑरवेल ने कही, वही बात करने की कोशिश कर रही हैं ये सरकारें कि पता ना लगे कि अत्याचार हो रहा है। जो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, जो पत्रकार इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जो वकील इस पर मुकदमे लड़ रहे हैं, जो वकील फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं, तथ्यों की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को निशाना बनाकर उन्हीं को एक तरह से मुजरिम बना दिया जाए। यहाँ पर सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि ये तमाम लोग जिन्होंने ये जो तोड़फोड़ या आगजनी की जो घटनाओं में अंजाम दिया, इनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? क्या वाकई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब सच बोलना, पत्रकारिता करना, वकालत करना, सामाजिक कार्यकर्ता होना ये जुर्म बन गया है? आज ये सवाल जायज़ है पूछना। तो जैसे मैंने आपको प्रस्तावना में बताया कि वो तमाम लोग जो सच को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे या सच की तलाश में कि त्रिपुरा में आखिर हो क्या रहा है, क्यों इतना सस्पेंस का माहौल है, क्या त्रिपुरा भारत का हिस्सा नहीं है, क्या त्रिपुरा में संविधान जो भारत का है वो लागू नहीं होता, तो क्यों आखिर क्या कुछ छिपाए जाने की कोशिश हो रही थी जिसको इन लोगों ने या इनमें से कुछ लोगों ने बाहर लाया, और 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ इस वक्त मुकदमे की कार्रवाई हो रही है। उसमें 2 लोग हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं अंसार इंदौरी, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं वो, और उसके अलावा 3 अन्य लोग जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा श्याम मीरा सिंह न्यूज़ क्लिक में पत्रकार हैं, मुख्यधारा की मीडिया छोड़कर यहाँ बेहतर पत्रकारिता करने के लिए वो आए थे। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से अगर सच्चाई बोलने पर सिर्फ 3 शब्द उन्होंने बोले, त्रिपुरा जल रहा है,
और इन 3 शब्दों के ऊपर, उनके ऊपर इस तरह से एंटी टेरर, आप ये सोचिए पत्रकारों के ऊपर एंटी टेरर आतंकवाद निरोधी कानून लागू किया जा रहा है। ये बहस भी किसी दिन हम करेंगे कि ये कानून कितना खतरनाक साबित हो रहा है। तमाम वो लोग, वो राजनीतिक विरोधी जिनको ये सरकार समझती है, उनकी आवाज दबाने के लिए आतंकवाद निरोधी इस कानून का किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी खास मेहमान हमारे साथ हमारी सहयोगी द वायर की ब्यूरो चीफ संगीता बरुआ मौजूद हैं। संगीता जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन्हें तो कवर करती हैं, लेकिन उनकी एक खास बात यह है कि खुद वो उत्तर पूर्व से आती हैं, तो इसलिए इस मामले पर जैसे फर्स्ट पर्सन अकाउंट में कहूंगी, या जो बिल्कुल एकदम से बहुत ही गहरी मालूमात उन्हें इस मुद्दे पर है। सबसे पहले संगीता, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि आप भी बहुत सालों से पत्रकारिता कर रही हैं। मैंने भी अपने पत्रकारिता जीवन में ये नहीं देखा पिछले 20 साल में कि वो वकील जो कि तथ्यों का पता लगाने गए थे, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, राहत साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, अंसार साहब, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। श्याम मीरा ने सिर्फ 2 शब्द लिखे, उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया। आखिर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राजनीतिक तौर पर इन मुकदमों से त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा पुलिस क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, ये जैसे आपने कहा, ये तो बड़ा शॉकिंग है। मतलब कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम तो जाती ही है, ऐसा कुछ चीज होती है तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट फाइंडिंग टीम्स जाते हैं, पहले भी गए उस रीजन में। हमने जब ये असम का जो रिसेंट वो देखा, उसमें भी फैक्ट फाइंडिंग टीम गए, वापस आके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया। तो एक सिस्टम है, ये सारे करते हैं। गुजरात राइट्स में हमने देखा। तो अब ये आया कि मतलब ये जो जाते हैं उनको यूएपीए लगा दिया जाए। मतलब अब सबसे ड्रेकोनियन एक जो एक्ट है, मतलब आप ये एक्ट ऑफ टेरर मान रहे हैं अगर वो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम जाता है तो ये एक मुझे बहुत शॉकिंग लगा। और दूसरी बात ये है कि जर्नलिस्ट के खिलाफ भी ये होता है। अगर कोई रायत भी कवर किया हो, आप अगर केसेस देखें तो उसमें कई केसेस आप देख रहे होंगे रिसेंटली, ये केसेस है कि मतलब कोई रायत भी कवर किया हो, कम्युनल टेंशन कवर किया हो, उनके खिलाफ ऐसे ड्रेकोनियन कुछ वो लगाया जाए। तो जर्नलिज्म को भी क्रिमिनलाइज इन अ वे किया जा रहा है, ये बात है। नहीं, लेकिन संगीता, मैं स्पेसिफिक अगर आपसे पूछूं कि जो त्रिपुरा की सरकार और त्रिपुरा की पुलिस इन 100 लोगों पे मुकदमा ठोक के, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जनता को क्या बताना चाहती है, अदालत को क्या बताना चाहती है, उसका राजनीतिक मकसद क्या हो सकता है? देखिए, ये मुझे जितना समझ आ रहा है ये बात, तो ये है कि नवंबर 12 तारीख को मेरे ख्याल से एक और एफिडेविट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करना है त्रिपुरा हाई कोर्ट को। सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, और किस पे कॉग्निजेंस लिया है? मीडिया रिपोर्ट्स में कॉग्निजेंस लिया है चीफ जस्टिस ने वहां पे। तो जो पहला जो एफिडेविट एडवोकेट जनरल थे है जो सिद्धार्थ शंकर दे, उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया 3 दिन बाद जब सुप्रीम हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, तो उसमें उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, उससे मुझे ये यूएपीए केस एकदम समझ आ रहा है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं, पहले तो बात वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे, जो इस वर्ड इस्तेमाल किया, सम क्लैशेस, वो कुछ 2 कम्युनिटीज के बीच कुछ क्लैशेस हो गया, ये कहने हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बाहर के आउटसाइड फोर्स ने इसको बहुत र्यूमर मॉन्गरिंग किया, और कोर्ट ने भी कहा कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दिया गया कि आप उसको र्यूमर मॉन्गरिंग जो हो रही है सोशल मीडिया में, वो आप बंद कीजिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये 12 तारीख को एफिडेविट आएगी, दोबारा आएगा, तो उसमें तो बड़ा ये सब जो यूएपीए वगैरह लगा के 102 लोगों के खिलाफ, और ऊपर से आप देखिए 100 लोग कौन हैं, वो तो एक समुदाय से आते हैं और बाकी तो अलग समुदाय से आते हैं। जी हाँ, जी, हास्यास्पद है ये, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं संगीता कि अगर ये वाकई इतना ट्रेजिक नहीं होता, अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर ये इतना ट्रेजिक नहीं होता तो शायद इस पे हंसी आ सकती थी कि किस तरह से 101 में 100 लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ये क्या बताने की कोशिश हो रही है? जब आप कह रहे हैं कि 2 कम्युनिटी की टक्कर है, तो उसमें वो बाकी क्या है, तो वो भी एक सवाल मन में तो आता ही है। तो ये बात है। और दूसरी बात जब मैं कहूंगी, एक मतलब पॉइंट आउट को क्विकली करना चाहूंगी, यहाँ पे एडवोकेट भी बैठे हैं जिनके खिलाफ यूएपीए पे नाम है, वो लगाया हुआ है उस केस में। तो 2017 में असम में एक बहुत बड़ा केस हुआ था, रायत जैसा ही, एक 2 कम्युनिटीज, बंगाली कम्युनिटी एंड असमीज कम्युनिटी का कुछ वो टक्कर हुआ था 2017 में, जो एक मेन एक्यूज जिनको पकड़ा और जिनको डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक लॉयर गया था, अंबिका रे, तो उनको भी जेल में डाल दिया गया था, वो जेल में थे।
तो हमने वायर में ये स्टोरी कवर किया था तब उस जान। तो मैं कह रही हूँ कि इट इज मतलब मुझे ये याद दिलाया, मतलब ये जो केस सब आता है कि आप डिफेंड किसको करेंगे? अगर आप राइट हो रॉन्ग, हमारा तो केस लॉ में ये भी है कि क्रिमिनल को भी, अगर कोई क्रिमिनल भी हो तो उनको भी जस्टिस मिलने बिल्कुल। की। जी हाँ, तो संगीता अब मैं आना चाहती हूँ, जी हाँ, मैं अंसार इंदौरी साहब के पास आना चाहती हूँ। वकीलों को भी अब वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं जय भीम फिल्म देख रही थी अंसार साहब, और उसमें बहुत एकताओं के साथ और बहुत ही मैं कहूँगी गर्व और प्राइड के साथ जिस तरह से वो जो वकील हैं, वो जस्टिस चंद्रू जो बाद में जज बने, पहले वकील थे, जो लॉयर चंद्रू हैं, वो कहते हैं कि नाइंसाफ़ी से लड़ने के लिए मेरे हाथ में हथियार है कानून। आप जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लिए वहां गए कि आखिर तथ्यों की पड़ताल तो करूं, मैं देखूं तो जाके वहां क्या हो रहा है, क्या आपने ये सोचा था ये सब होगा? क्या ये आप पहली फैक्ट फाइंडिंग जो कमिटी है या फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसका हिस्सा आप पहली बार रहे? नहीं, नहीं, मैं फैक्ट फाइंडिंग करता रहा हूँ 2010 से लेकर के अभी तक बहुत सारे मामलों में फैक्ट फाइंडिंग की है हमने। बहराइच के अंदर एक साथ जो है 200 लोगों पे यूएपीए लगाया था, तो हम फौरन पहुंचे, फैक्ट फाइंडिंग की और फिर हमारी फैक्ट फाइंडिंग की वजह से वो रिवोक भी किया गया। तो असल में ये यूएपीए लगाया है हमारे ऊपर, इसको सुन करके ही हम लोग शॉक हो गए। हमने क्या किया है अभी तक हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कौन सा एक्ट हमने वहां पर किया जो अल्लाहफुल हुआ है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि जब हम लोग पहुंचे तो हम वहां पर पहुंचे 30 तारीख को, और ये 27 तारीख और 28 तारीख को पूरा मामला खत्म हो चुका है, मतलब शांति वहां पर हो चुकी थी। हम तो उसके बाद गए हैं। सरकार जो एफआईआर है उसमें बता रही है कि आपने जो ट्वीट किए उससे दंगे हो रहे हैं, तो दंगे तो ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने तो कोई ट्वीट नहीं किया। हमारी जो वो 101 की जो आई है लिस्ट, उस लिस्ट में हमारे सिर्फ 2 फेसबुक के लिंक है, वो भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जो हमने 1 तारीख को अगरतला में की है। उससे पहले का हमारा कोई ट्वीट नहीं है, हमारा कोई फेसबुक पे वैसा नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई ये नहीं है। तो एक बड़ा चौंकाने वाला काम हमको ये लगा है वहां की पुलिस का कि उन्होंने वकीलों के ऊपर ही यूएपीए लगा दिया। भाई वकील तो कोर्ट ऑफिसर होता है, उसकी तो जिम्मेदारी है कि वो जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ जो है बोले, उसके खिलाफ में लिखे और उसके खिलाफ पूरी जानकारी जो है जुटाए। तो हम वो जानकारी जुटाने के लिए गए थे, क्योंकि ये बातें तो हमारे सामने भी आ रही थी कि वीडियो जो आ रहे हैं उसमें कुछ फेक है, कुछ उसके अंदर गलत चीजें भी आ रही हैं। तो जानकारी समझने के लिए, सत्यता जानने के लिए हम लोग वहां पे गए थे। हम 4 वकील साथी थे, एडवोकेट मुकेश थे, एडवोकेट एहतेशाम थे, एडवोकेट अमित थे। तो इन 4 में से 2 को अभी नोटिस सर्व किया है उन लोगों ने, मुझे और मुकेश को, और बाकी एहतेशाम और इनको नोटिस सर्व नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि यूएपीए लगेगा। और ये पहला मामला नहीं है फैक्ट फाइंडिंग पे यूएपीए लगा है। इससे पहले आदिवासियों को जो बेगुनाह मारा जा रहा था उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग गई थी छत्तीसगढ़ के अंदर गालिबन, तो उन पूरी फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर भी यूएपीए लगाया गया। तो सरकार अब इस यूएपीए को पहले छात्रों के खिलाफ इस्तेमाल करती थी, जो हमने देखा सीएनआरसी के अंदर, उसके बाद पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल लगी, जिसमें सिद्दीक कप्पन एक बड़ा नाम है। अब उनके टारगेट के ऊपर वकील आ गए हैं। तो सरकार ये चाहती है कि हम जो कर रहे हैं हमें करने दिया जाए। अगर हम गलत भी कर रहे हैं और गलत कह रहे हैं तो उसकी सच्चाई जानने के लिए कोई नहीं आना। ये डराने वाला काम सरकार ने किया। तो एडवोकेट अंसार साहब, अब आपको वकील की जरूरत पड़ेगी, अपना मुकदमा खुद तो नहीं लड़ सकते आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमको जरूरत पड़ेगी वकील की, और मुल्क के बेहतरीन वकील जो है हमसे राब्ते में है, वो हमारे वकील हमारे केसेस को देख रहे हैं, और जल्दी हम जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे और कानूनी तरीके से इस मामले का जवाब देंगे। श्याम मीरा सिंह, जॉर्ज ऑरवेल का जिक्र तो बहुत बार बार हमने सुना कि जिस फांसीवादी जो समाज की परिकल्पना के तौर पर उन्होंने लिखा था, क्या कभी हमने सोचा था हम और आप भी इस तरह की ऑरवेलियन सोसाइटी में रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कैसे ऑरवेलियन एक तरह की सोसाइटी ये बन रही है। पेगासस के मामले में उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल को कोट किया, और ये बहुत ही एक तरह से एक लैंडमार्क इसे हम कहेंगे कि बिल्कुल मील का पत्थर एक तरह से साबित हो रही है। श्याम मीरा सिंह, पहली बात तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। पत्रकार बिरादरी का एक हिस्सा होने के नाते हम और आप एक ही बिरादरी का हिस्सा हैं। हमारी सिर्फ एक तरह से एक ही उद्देश्य है और होना चाहिए किसी भी पत्रकार का, वो है सच की तलाश। मैंने आपसे पहले कई पत्रकारों से बातचीत की। आप यकीन जानिए कि वो खुद अपने आप में इतने डरे हुए थे, इतने खौफजदा थे, कहने लगे कि मैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इन द आई ऑफ स्टॉर्म, यानी कि मैं जो हूँ चकाचौंध में नहीं आना चाहता, या मैं आंधी आंधी, यानी कि इसको अंग्रेजी में मुझे पता नहीं हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि आई एम द स्टॉर्म का मतलब मैं इस लाइमलाइट में नहीं आना चाहता। 3 लोगों ने कम से कम मुझे मना किया। आप हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं वो ट्वीट दोबारा करूंगा, आप ललकार रहे हैं।
इतनी हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आ रही है? मैम मुझे लगता है कि ये जो डरने वाली बात है और हिम्मत वाली बात है, डरना उन लोगों को चाहिए जो झूठ बोल रहे हैं, जो गलत तरीके से लोगों को यूएपीए के अंदर फंसा रहे हैं। उस आईपीएस अफसर को डरना चाहिए कि ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक सेकुलर देश है, जहाँ पर संविधान का शासन है, और वहाँ पर आप गलत तरीके से 102 लोगों पर यूएपीए लगा रहे हैं। तो उस आईपीएस अफसर को डरना चाहिए, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को डरना चाहिए, इस देश के गृह मंत्री को डरना चाहिए जिसके गृह मंत्रालय के अंदर यूएपीए आता है। सच बोलने वालों को लोगों को नहीं डरना चाहिए। आप देखेंगे कि फैक्ट फाइंडिंग टीम जो वहां पर गई, जमीन पर गई, उसने तमाम अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया, अपनी तस्वीरों से दिखाया कि कैसे मस्जिदों को जलाया गया। उसमें दिखाया गया कि कैसे दुकानों को जलाया गया। विश्व हिंदू परिषद की जो रैली निकली थी, और हम देखते हैं कि अगले ही दो तीन घंटे बाद फिर वहां पर मुस्लिमों के घर जला दिए जाते हैं, दुकानें जला दी जाती हैं, मस्जिदें जला दी जाती हैं। लेकिन आप देखिए कि इसमें उन्होंने किसी भी, जो भी लोग उसमें रैली में निकले थे, कितनों पर यूएपीए लगी। उस रैली में कम से कम कोई 5-6 हजार लोग थे, लेकिन 5 भी यूएपीए लगी हो तो बता दीजिए। उनमें से किसी पर यूएपीए नहीं लगी। इसके अलावा जो त्रिपुरा में जो घटना हुई, जिस तरह से मुस्लिमों के घर जलाए गए, तो हिंदूवादी संगठनों ने, या जो हिंदूवादी भी नहीं कहेंगे, ये एकदम आतंकवादी संगठन है, उनका किसी धर्म से कोई नाता नहीं है। उन आतंकवादी संगठनों के लोगों ने त्रिपुरा की मतलब अपने जो जिन लोगों ने घर जलाए उनकी तारीफ में हैशटैग चलाए। अगर त्रिपुरा पुलिस को वो नहीं मिलते हैं तो मैं दे दूंगा उनको, कि हजारों ट्वीट्स किए गए उन घरों को जलाने के लिए समर्थन में, उनमें से किसी पर कोई यूएपीए नहीं लगा। लेकिन जब किसी का घर जलाया गया और किसी आदमी ने ये कह दिया कि घर जलाया गया है, तो आप उन पर यूएपीए लगा दे रहे हैं। आप बताइए कि इस जो 102 लोग, 2 लोगों की जो लिस्ट है, उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल के हैं, कई एक तो ऐसा भी है जो 15 साल का बच्चा है, उसमें कई लड़कियां हैं। आपने छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया, उनके मैम केवल 4 फॉलोअर हैं, और उनके ट्वीट पर एक लाइक भी नहीं है। अब आप बता दीजिए कैसे वो आपके यहाँ पर त्रिपुरा में दंगे फैला रहा है। अगर त्रिपुरा में दंगे फैल रहे हैं तो आप दंगों को रोकिए। आप उन, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि उस रैली, जिस रैली की वजह से ये जिन लोगों के घर जलाए गए, पहली बात तो मुझ में इस पूरे मामले में मुझे एक सबसे फर्जी और सबसे एक साजिशन जो वर्ड लगता है वो है दंगा। दंगा वहां पर होता है जहां 2 कम्युनिटी इन्वॉल्व होती हैं। आप मुझे बता दिए कि मुस्लिम कहाँ पर थे। मुस्लिमों ने किसी का घर नहीं जलाया, मुस्लिमों ने कोई रैली नहीं निकाली, मुस्लिमों ने किसी के भगवान को गाली नहीं दी, मुस्लिमों ने भगवान राम को गाली नहीं दी या किसी को भी नहीं दी, उन्होंने किसी का घर नहीं जलाया। वो अपने घर पर बैठे हैं, अपने मोहल्ले में बैठे हैं, एक रैली आती है और वो जाके लोगों के घरों को जला देती है, और मोहम्मद साहब के बारे में बोलती है, वो मुस्लिमों के बारे में बोलती है, काटने और मारने के बारे में बोलती है। अब आप लगाइए कि ये फिर कैसे दंगा है। ये दंगा नहीं है, ये तो आपने मुस्लिमों के प्रति जो आपके अंदर जो हेट है, आपने उसको एक्सरसाइज किया है। वहां पर आपने लोगों के घर जला, एक तरह से जेनोसाइड। आप कह रहे हैं कि 5-6 हजार लोगों में 5 लोगों के ऊपर यूएपीए उन लोगों पे नहीं लगा जो वाकई में आतंक फैला रहे थे, जो वाकई में प्रोवोकेटिव नारे वहां पर लगा रहे थे, जो वाकई जिसे वैंडलाइज कहते हैं अंग्रेजी में, तोड़फोड़ कह लेते हैं, तोड़फोड़ कर रहे थे। क्योंकि इस पर भी काफ़ी विवाद है कि तोड़फोड़ हुई या जलाया गया, वो भी मैं संगीता से पूछूंगी। लेकिन श्याम मीरा सिंह, आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी पुलिस की कि 4 फॉलोवर वाले लोग जिनके ट्विटर अकाउंट्स थे, जिनके ऊपर एक भी लाइक नहीं है, आप बता रही हैं, उनको भी ढूंढ लाई है पुलिस, तो तारीफ तो कीजिए थोड़ी सी। और अब ट्विटर उन अकाउंट्स पर एक्शन भी ले रहा है, ये भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, और मुझे तो ये लगता है कि अगर त्रिपुरा पुलिस को वाकई में ये लगता है कि त्रिपुरा में कुछ भी नहीं हुआ है, शांति है, इसमें 2 चीजें मैं बताऊंगा। कि सबसे पहले इन्होंने वहां की खुद की हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि त्रिपुरा में चल क्या रहा है। आप बताइए, आपने क्या कार्रवाई की है, आप क्या कर रहे हैं। खुद त्रिपुरा का हाई कोर्ट, उनका चीफ जस्टिस ये सरकार से सवाल कर रहा है। अगर त्रिपुरा में कुछ नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले त्रिपुरा हाई कोर्ट पर यूएपीए लगाइए। दूसरी बात, देश के जो विपक्षी नेता हैं सबसे बड़े, राहुल गांधी, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया कि त्रिपुरा में ये चल रहा है, आप उन पर लगाइए। आप कितने लोगों पर लगाएंगे। आपने जानबूझकर 102 लोगों पर लगाया, उसमें भी लोग नहीं है वो 102 लोग नहीं है, वो 100 उसमें मुस्लिम है। आपने मुस्लिमों पर यूएपीए लगाया है और मुस्लिमों को ही आप एक राजनीतिक खिलौने की तरह यूज कर रहे हैं।
जी हाँ। बार बार आप देख लीजिए कि भाजपा का जितना भी इनके कोई भी कानून आते हैं, इनकी कोई योजना आती है, इनका कोई स्लोगन आता है, बिना मुस्लिम के कुछ होता ही नहीं है। चाहे ये ट्रिपल तलाक लेके आए, चाहे ये मंदिर मस्जिद लेके आए, चाहे ये पेट्रोल के भी बारे में बात करेंगे तो श्याम, वापस आती हूँ मैं अंसार इंदौरी साहब के पास जाना चाहती हूँ। अंसार इंदौरी साहब, ये बताइए कि जो रिपोर्ट है आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बारे में भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसमें ये है कि 12 मस्जिदें हैं, 9 दुकानें हैं, 3 घर हैं और ये तमाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं जिनमें तोड़ फोड़ की गई है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी चूंकि फेक न्यूज़ भी आ रही थी और फेक न्यूज़ की बुनियाद हमेशा मैं ये कहती रही हूँ, फेक न्यूज़ तब फैलती है जब तथ्यों की कमी होती है। फेक न्यूज़ तब फैलती है जब तथ्यों को दबाया जाता है। फेक न्यूज़ जब फैलती है जब सच का गला घोटा जाता है, तब अफवाह फैलती है या फेक न्यूज़ फैलती है। अगर पहले दिन से ही सरकार ने, पुलिस ने इस मामले में पारदर्शिता बरती होती तो शायद लोगों को, उनमें से कुछ लोग मेरे ख्याल से ज़रूर फेक न्यूज़ का शिकार रहे होंगे। आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्या कहती है? क्या जले थे घर, मकान, मस्जिदें या तोड़ फोड़ हुई थी? क्या है खास? अगर 5 बातें मैं आपसे पूछूं। जो हमने रिपोर्ट में लिखा है बिल्कुल वो सही है, और हम लोगों ने वो जली हुई मस्जिदें देखी हैं, उन मस्जिदों के अंदर रखे कुरान देखे हैं, उन मस्जिदों की चटाइयों को देखा है जो जल चुकी थी। तो हम जो हमने देखा है वो हमने रिपोर्ट में डाला है, जो हमने नहीं देखा है वो हमने उसमें नहीं डाला है। बाकी जो 12 मस्जिदें हमने 6 मस्जिदें जो है विजिट की है, बाकी 6 मस्जिदें ऐसी जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो हमने विजिट तो नहीं की, लेकिन हमने लोगों से जो बातचीत में उन्होंने बताया कि वहां पर ऐसा हुआ, वहां पर, उसको हमने 2-3 बार क्रॉस चेक किया, मकामी लोगों से क्रॉस चेक किया, और जितना जितना हुआ उतना हमने उसके अंदर लिखा है। 9 दुकानें जो है वो हमने हमारी आंखों से देखी है जो जली है, वो दुकानें हमने देखी है जो उनको आग लगाई गई है, उनके अंदर तोड़फोड़ की गई है। 3 घर जो पानी सागर के हैं वो हमने बताए हैं, एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट का है, 2 पानी सागर के हैं, जिसके अंदर जो है वहां पर मोब घुस गया और उन मोब ने जाकर के वहां तोड़फोड़ की। और एक घर के अंदर जो पानी सागर में था वहां पर एक महिला थी, महिला के हाथ के कंगन और उसकी बेटी के जो है गले की चेन वो वहां पर मोब लेकर के गया है। तो ये चीजें हमने उसमें डाली हैं, इसके अंदर हमारे पास प्रूफ है। सरकार जब मांगेगी, कोर्ट जब मांगेगी, हम वो सारी चीज देंगे उनको, प्रूफ के तौर पे उनके सामने रखेंगे। तो हमारी रिपोर्ट में कहीं कुछ भी जो है फेक नहीं है। जी हाँ, यानी आप जैसे लोगों को, जो काम कर रहे हैं पुलिस का, जो मदद कर रहे हैं सरकार की, जो आम लोगों तक तथ्य पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सज़ा देने का काम हो रहा है। लेकिन 2 यहाँ पर वो बहादुर लोग मौजूद हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ कि वो लोग बुज़दिल हैं या डरपोक हैं, जो बाकी 99 लोग जो अब सामने नहीं आना चाहते या ये नहीं बताना चाहते, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया शाम ने कि वो लोग भी शामिल हैं जिनके 4-4 ट्विटर फॉलोअर्स हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ वो डरपोक हैं, वो सामान्य लोग हैं, वो सामान्य जीवन जीना चाहते थे। उसके बावजूद भी वो हिम्मत दिखा रहे थे कि अगर दूसरे प्रदेश में कुछ लोगों के खिलाफ नाइंसाफी हो रही है तो उसको बाहर लाया जाए। संगीता, मुझे ये बताइए कि अब कोर्ट में जब 10 तारीख को जब सरकार को जवाब देना होगा, तो क्या जवाब सरकार के पास है इस मामले में? क्या ये मुझे बताइए कि आम लोगों में, वहाँ आम हिंदू समुदाय में, क्या इसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है? जो बांग्लादेश में ज़ाहिर अल्पसंख्यकों के साथ हुआ, हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ, उसको कौन उसको जस्टिफाई कर सकता है? लेकिन क्या आप एक तरह के अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप अपने अल्पसंख्यकों के साथ ये नाइंसाफ़ी करेंगे? क्या इसका ये जवाब हो सकता है? और वो भी आप ये देखिए इस तरह के तत्वों के ज़रिए। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो वहाँ पर ग्राउंड जो रियलिटी है वो क्या है? वहाँ का बहुसंख्यक समुदाय किस तरह से इसको देख रहा है? कोर्ट में 10 तारीख को हम क्या कुछ देखने सुनने की उम्मीद करें? अच्छा, 10 नहीं 12 तारीख को मेरे ख्याल से 12 सुनेंगे। को। जी। तो ये जो हाई कोर्ट ने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन आप जो कर रहे हैं उसका रिपोर्ट एक और दीजिए। जी, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। संगीता ये कह रही है कि डिटेल रिपोर्ट मांगी है 10 नवंबर को सरकार से हाई कोर्ट ने। मेरे ख्याल से 12 को है। अच्छा। 12 को लिस्टेड है, 10 को लिस्टेड, टाइम दिया है, 10 तक का, 12 को लिस्ट है मेरे हाँ पास। 12 को अच्छा, लिस्टेड 10 को है। टाइम दिया। जी। हाँ, तो उसमें तो मुझे ये लगता है कि जो ये र्यूमर मॉन्गरिंग और उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा। और र्यूमर मॉन्गरिंग कहाँ से हुआ? बाहर से। अंदर में सब ठीक था। ये वाला मुझे लगता है वो एंगल थोड़ा सा पुश करने की कोशिश है। और दूसरी बात ये है, पॉलिटिकली भी अगर आप इस चीज को देखें
तो आप देखिएगा कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है बिप्लब देव, वो इतना बीजेपी के अंदर ही इतना पॉपुलैरिटी उनका अभी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक उनका वीकनेस भी, बहुत सारे लोग विद इन द पार्टी जो सामने आना नहीं चाहते, पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो केपेबल लीडर नहीं है अब पार्टी के अंदर ही। और बहुत दिन से उसमें इंटरनल पार्टी का वो चीज भी चल रही है, और कई ग्रुप बारी बारी आ भी रहे हैं दिल्ली उनके बारे में, सीएम चेंज की बारे में बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो उनका भी एक जैसे एक हिसाब से एक डिफेंस है कि अब अगर आप देखिएगा, सबसे इजीएस्ट डिफेंस तो आजकल यूएपीए लगा दीजिए बस, और सिडिशन लगा दीजिए बस। आप देखिए ट्विटर का अगर आप रिप्लाई देखिएगा, शाम का उसमें जो रिप्लाई आया है ट्विटर में, मैंने वो पढ़ा है, उन्होंने ट्वीट किया है, तो उसमें ये एक बात कहा है कि आईटी एक्ट के खिलाफ आपका वो जो कंप्लेंट दर्ज किया है, तो अगर आईटी एक्ट के खिलाफ दर्ज किया गया है तो आईटी एक्ट ही लगाइए ना, तो सेक्शन तो उसी में आने चाहिए ना, तो यूएपीए कहाँ से आया? तो एक सवाल है। और दूसरी बात ये है, आप एनसीआरबी के डेटा देख लीजिए, बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कंपेयर टू अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जैसे त्रिपुरा में बहुत कम यूएपीए केस है, एक या दो ही होंगे इतने, लेटेस्ट जो वो है उसमें आप असम देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, मतलब मणिपुर में तो 1400 शायद केस अभी यूएपीए में का चल रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस है, लेकिन त्रिपुरा में नहीं था। तो जब हम देखें कि त्रिपुरा में सडनली एक यूएपीए केस आ जाता है, और यहाँ पे एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी उनका चल रहा है, एक इंस्टेबिलिटी चल रहा है। और सेम थिंग मैं देखती हूँ अरुणाचल प्रदेश में भी। हमने वायर में एक स्टोरी रिसेंटली किया, जो एक सिडिशन लगाया, यूएपीए भी सिडिशन का केस लगाया, जो कंप्लेन किया था अबाउट समथिंग जो चीफ मिनिस्टर को लेके, और चीफ मिनिस्टर में भी वहां पे भी चीफ मिनिस्टर चेंज की बात चल रही थी, और एकदम से सिडिशन केस आता है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल असर्शन भी है कि मैं पावरफुल हूं, मैं आई थिंक कुछ एक मैसेज भी भेजने की कोशिश मुझे दिखा। और जहां तक, और चुनाव भी नजदीक है, आप मुझे बता रही थी कि स्थानीय चुनाव भी नजदीक हैं, उसके मद्देनजर भी फायदा उठाने की कोशिश होगी। म्यूनिसिपैलिटी का जो म्यूनिसिपल सिविक पोल्स भी आ रहे हैं नवंबर 25 को, तो उसमें भी अगर आप देखिएगा कि बहुत सारे एटलीस्ट 30% ऑफ द सीट्स जो है ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुका है अनअपोज। और अभी नेशनल मीडिया में इतनी बातें नहीं आई है, लेकिन वहां बहुत वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस भी चल रहा है। बहुत सारे लोग जो ओपोजिशन के हैं जो अभी विड्रॉ कर रहे हैं, अटैक्स भी बहुत हुए हैं एंड एलिजेडली बाय बीजेपी वर्कर्स। तो ये बातें हम इतना कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन वो जो एलिज कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं। तो 30% ऑफ द वोट्स ऑलरेडी ऐसा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें ये है जो बैकग्राउंड में भी आपको प्लेस करना पड़ेगा इस केस को। और हालांकि बात वो है कि लोकल जर्नलिस्ट वगैरह भी आप देखेंगे कि इतना बिप्लब देव सरकार का सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि वो बहुत उनके खिलाफ भी केसेस वगैरह फाइल किए हैं। तो नॉट नेसेसरीली अगेंस्ट बीजेपी, बट बिप्लब देव का तो एक ओपोजिशन, एक यूनाइटेड मुझे दिख रहा है इवन विद इन द बीजेपी ऑल्सो। तो मुझे लगता है एक थोड़ा सा असर्शन भी इनकी तरफ से हो सकता है। दो छोटे छोटे सवाल आप दोनों से एक एक पूछती हूँ मैं। अंसार साहब, सबसे पहले बताइए कि जो ये 101 लोग हैं, मुझे कानूनी तरीके से समझाने की कोशिश करिए, क्या इन सब के पीछे पुलिस आने की कोशिश करेगी? क्या इन सब को जेल में डालने की कोशिश करेगी? मुकदमा, नोटिस, इसमें क्या तकनीकी फ़र्क है? देखिए, अभी तो पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को नोटिस किया है, एक मुझे और एक मुकेश को। इसके अलावा नोटिस किसी को नहीं किया है। बाकी पुलिस ने ट्विटर से और फेसबुक से इनसे ये मांगा है कि जो जो अकाउंट है उनकी डिटेल आप दीजिए, यानी उनका आईपी एड्रेस दीजिए, उनके मोबाइल नंबर जिससे वेरिफिकेशन हुआ वो दीजिए, ताकि उससे उनके वो जो एड्रेस ले लेंगे और एड्रेस पे फिर वो बाद में जो है नोटिस सर्व करेंगे। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। तो अभी जो नोटिस आया है उसके खिलाफ में हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ रिलीफ मिलता है तो उसका फायदा सभी 101 लोगों को मिलेगा। नहीं, लेकिन अंसार साहब, इसमें कई लोगों को त्रिपुरा से गिरफ्तार भी किया जा चुका है, करीब आधे नहीं, दर्जन लोग। वो जो गिरफ्तार हुए हैं वो लोग शायद इस एफआईआर में नहीं है, उनका एफआईआर दूसरा है। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला है टोटल 5 एफआईआर इसमें रजिस्टर्ड हुआ है। तो 4 लोग अभी उसमें अरेस्ट हुए हैं, लेकिन इस एफआईआर में अभी तक कोई भी अरेस्टिंग नहीं है।
जी हाँ। श्याम मीरा सिंह, ये बताइए कि कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ कुछ पत्रकार सेंसेशनलिज्म में लग गए हैं, वो सिर्फ मशहूर हो जाना चाहते हैं। क्या ये शोहरत तो आपका उद्देश्य नहीं है? बिल्कुल मैम, मेरा बिल्कुल उद्देश्य है, मैं ये बात कहूँगा। एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब पूरी दुनिया शांत हो तब एक अदब आवाज भी ताकतवर बन जाती है। आप वाह! देखिए कि जब आप रात में जब सो रहे होते हैं तब आपको घड़ी की टिक 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 की भी आवाज आती है। तो बात यह है कि आप ये चीज देखिए कि इस देश में कितने पत्रकार बोल रहे हैं। अगर गोदी मीडिया जिसको हम कह सकते हैं कि आज तक, एबीपी न्यूज, बाकी जितने भी चैनल है, न्यूज 18, अगर वो सारे एंकर बोल रहे होते, अगर वो सारे पत्रकार बोल रहे होते, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। तो बात यह है कि जब देश का मुख्य मीडिया जो टीवी चैनल्स हैं, अगर वो ही नहीं बोलेंगे और कोई पत्रकार बोलेगा, या आज देखिए कि वकीलों को पकड़ा गया है। वकीलों का काम तो पत्रकारिता नहीं है, लेकिन उनको पकड़ा उसी काम में गया है जो पत्रकारों को काम करना था। ये काम देश की मीडिया को करना था, वो काम वकीलों ने किया और फिर वकीलों को पकड़ा गया। तो ये इस दौर में जब सारे लोग शांत हैं, इस पूरे जंगल में, जब पूरे जंगल में से किसी की आवाज नहीं आ रही है, तब तो कोई एक कोयल भी कूं कूं करेगी तो उसकी आवाज आएगी। तो आप हुँ। और एक ये शेर भी मुझे याद आ रहा है कि ज़ुल्म के साये में ज़बान खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। जाहिर है एक लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जो एक चिराग, एक सूरज का चिराग नहीं बल्कि एक सूरज का काम करता है, वो है सूचना, वो है तथ्य। और इन तथ्यों की और सच की गैर मौजूदगी में लोकतंत्र मर जाते हैं, लोकतंत्र कुचल जाते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आप 5 साल में जाके एक बार वोट दे लें। लोकतंत्र का मतलब होता है सच्चाई की जीत, संविधान की जीत, लोगों की जीत। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।